everyone. I am Rachna. Today I am going to represent my topic that is लोक नीति। तो सबसे पहले हम लोक नीति के अर्थ को समझते हैं। तो लोक नीति का अर्थ वो होता है जो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं जो भी नीतियाँ, उसे लोक नीति कहते हैं। जैसे कि एक और शब्द में समझे तो जनता की जो विभिन्न मांगे होती हैं विभिन्न प्रकार की, और उनके द्वारा जो समस्याओं का सामना कर रहे जो लोग होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए जो सरकार जो उनके लिए नीतियाँ या फिर कदम उठाती है तो उसे लोक नीति कहा जाता है। अब हम आते हैं लोक नीति की परिभाषा देने वाले जो विचारक हैं, जैसे कि रॉबर्ट आइंस्टाइन। इनका कहना है कि जो सरकारी जो वर्ग होते हैं, उनका जो उनके आसपास की जो चीजें होती हैं, उनसे जो संबंधित वो होते हैं, इसलिए उसे लोक नीति कहते हैं। और दूसरे हैं थॉमस आर डाई। इनका कहना है कि जो सरकार है जो भी कुछ जनता के लिए करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो उसे उन थॉमस डाई का कहना है कि ये लोक नीति कहलाती है। और तीसरे हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन का कहना है कि जो लोक नीति होती है वो पूरे समाज के विकास के लिए बनाई जाती है। वो लोक नीति, वो ऐसा मानते हैं लोक नीति को। इसके बाद है हैरोल्ड लासवेल। इनका कहना है कि जो लोक नीति होती है वो बहुत सारी जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही बनाई जाती है। अब हम इसकी लोक नीति की विशेषता के बारे में बात करते हैं, जो कि पहली है, सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। यानी कि नीतियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो शासन व्यवस्था की पहचान है क्या। तो अगर कोई सरकार है उदारवादी, अगर कोई नीतियां बनाती है तो उससे हम कहेंगे कि वो उदारवादी सरकार है या फिर उदारवादी शासन व्यवस्था है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम कोई और मतलब सरकार है वो जो समाजवादी नीतियां बनाती है तो उसको हम कहेंगे वो समाजवादी सरकार है। तो इसका दूसरा है पॉइंट, लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया, यानी कि ये निरंतर ही इसके नीति निर्माण कार्य चलते रहते हैं, प्रक्रिया ये चलती रहती है, ये समय के साथ परिवर्तनशील भी रहती है। इसीलिए ये टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस और वगैरह ये सब आते हैं और लोक नीतियों का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है लोक हित पर आधारित, यानी कि जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। इसलिए जो सरकार होती है वो जनता की जो हित को ध्यान में रखकर ही लोक हितकारी नीतियां बनाती है। इसके बाद है लोक नीति विभिन्न संगठनों के सहयोग का परिणाम, यानी कि जो लोक नीति होती है वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, इन सब के सहयोग से ही लोक नीतियों का निर्माण किया जाता है। और ये जो लोक नीति का निर्माण में केवल जो सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो भागीदारी इसमें निभाते हैं। फिर है लोक नीति के प्रकार, जिसमें कि पहला है तात्विक अथवा सारगत नीतियां, यानी कि ये जो तात्विक और जो सारगत नीतियां होती हैं वो समाज के विकास के से संबंधित होती हैं, ना कि एक विशेष वर्ग से संबंधित होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रबंध, यानी कि ये सभी समाज के लिए किया जाता है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं किया जाता है। और दूसरा है जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं रोजगार के अवसर, ये भी सभी के लिए ही उपलब्ध कराया जाता है, ना कि किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए कि इसको ही रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरा है नियंत्रक नीतियां। नियंत्रक नीतियां वो होती हैं जो कि जैसे कि व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, तो इनके नियंत्रण से संबंधित होती हैं। जैसे कि इनका नियंत्रण कौन करता है, जो सरकार की ओर से जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो इसका नियंत्रण करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया आदि। तो अब तीसरी बात करते हैं वितरक नीतियों की। वितरक नीतियां वो होती हैं जो कि एक विशिष्ट वर्ग के लिए, इसमें विशिष्ट वर्ग से संबंधित है क्योंकि ये उनके वहां तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं लोगों को, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या जन कल्याण से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनके तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस वजह से उनके लिए ही ये नीतियां बनाई जाती हैं। और जैसे कि उदाहरण के लिए कह सकते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं हो सकती हैं, और महिलाओं के लिए भी इंदिरा महिला योजना भी हो सकती है। ये ऐसे उदाहरण है जो कि वितरक नीतियों के अंतर्गत आते हैं। चौथा है पुनः वितरक नीतियां। जो पुनः वितरक नीतियां होती हैं वो पुनः व्यवस्था से संबंधित होती हैं, यानी कि जिस भी जो विशिष्ट वर्ग है उन तक जो कल्याणकारी सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं उनको लाभान्वित करने के लिए ही ये नीतियां कि पुनः से वितरण किया जाता है उनको दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है,
और राशन वितरण प्रणाली आदि। अब हम देखेंगे कि लोक नीतियों के मॉडल्स क्या हैं। पहला है जैसे कि संस्थागत मॉडल। संस्थागत मॉडल में समझ सकते हैं कि हम जो सरकार लोक नीति होती है, वो जो राजनीतिक संस्थान होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, संबंधित होते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक संस्थान होते हैं वही लोक नीतियों का निर्माण करते हैं। तो लोक नीतियों के निर्माण में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है, जिसमें कि जो राजनीतिक संस्थान होते हैं वो लोक नीतियों को 3 विशेषताएं देते हैं, जैसे कि वैधता देते हैं, वो लोक नीतियों को वैधता प्रदान करते हैं, और सार्वभौमिकता यानी कि ये सभी पर लागू करते हैं नीतियों को। और तीसरा है बल प्रयोग, यानी कि अगर कोई भी उल्लंघन करता है इस नीतियों का तो उन्हें बल प्रयोग भी कर सकते हैं। और इनका दूसरा है प्रक्रिया मॉडल। दूसरा प्रक्रिया मॉडल यानी कि इसमें समस्या की मतलब इस प्रक्रिया मॉडल में ही विभिन्न चरण हैं, जैसे कि समस्या की पहचान इसमें की जाती है, इसमें फिर जो कार्य सूची तैयार की जाती है इसके लिए, और नीति इसमें निर्माण किया जाता है तीसरे में, और चौथा है नीति की वैधता प्रदान की जाती है वो राजनीतिक संस्थानों द्वारा। और फिर इसके बाद पांचवा है नीति का कार्यान्वयन किया जाता है, सब पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर छठा है कि नीति का मूल्यांकन, अगर कोई मूल्यांकन इस वजह से किया जाता है कि परिणाम में जो निकला है वो क्या सभी तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरा मॉडल की, जो है तर्क संगत मॉडल। यानी कि ये जो है तर्क संगत पर आधारित होता है कि अगर कोई भी सरकार जो है वो नीतियां बनाती है तो वो सामाजिक लाभ उसको ज्यादा प्राप्त हो, जो अधिक से अधिक सामाजिक लाभ प्राप्त हो, लागत उसके लिए कम लगे और अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण प्राप्त हो। तो ये होती है तर्कसंगत नीतियां, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं चौथे की, अभिजात वर्ग मॉडल। अभिजात वर्ग मॉडल वो होता है जिसमें कि जो लोक नीति बनाई जाती है सिर्फ अभिजात वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उन्हीं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही बनाई जाती है, उसे अभिजात वर्ग मॉडल कहते हैं। और पांचवा है समूह मॉडल। समूह मॉडल वो होते हैं जिसमें कि अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके वो सरकार जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन पे दबाव डालते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों, क्योंकि अलग अलग समूह के अलग अलग मांगे होती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इनको पूरा करने के लिए इनकी मांगों को ये मतलब प्रेशर डालते हैं पॉलिसी मेकर्स पे। इसके बाद छठा मॉडल है व्यवस्था मॉडल, जो कि एक प्रणाली से चलता है, यानी कि एक एनवायरनमेंट है तो उसमें एनवायरनमेंट में जो भी डिमांड्स जो सपोर्टर्स होते हैं वो डिमांड्स करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के जो राजनीतिक संस्थान है उन पे, और फिर वो डिसीजन लेते हैं, जो राजनीतिक संस्थान है उस पे डिसीजन लेने के बाद उस पे कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद जो भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मूल्यांकन उसका किया जाता है तो उसका किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है वो फीडबैक देते हैं जनता आउटकम्स निकलने के बाद। फिर वही जो आउटकम होता है फिर इनपुट से आउटपुट, ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि व्यवस्था मॉडल। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। जो तर्क संगत जो होते हैं, तर्क संगत लोक नीति का विकास, यानी कि जो भी सरकार है वो तर्क संगत के आधार पर लोक नीति का विकास करती है। दूसरा है उचित समन्वय के साथ उद्देश्य प्राप्ति, यानी कि समन्वय जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा राजनीतिक संस्थानों के बीच या गैर सरकारी संस्थानों के बीच, तब तक जो उचित जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद है लोक नीति समाज के विकास के लिए उपयोगी। जो लोक नीति है वो समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये सभी को ही उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, उनको सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही आवश्यक है। इसलिए लोक नीति समाज के विकास के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही आवश्यक है। थैंक यू।